नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का तीसरा अध्याय जो है आपदा प्रबंधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपदा को परिभाषित करते हुए आपदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला है आपदा, यानी कि आपदा किसे कहते हैं। ऐसी कोई भी प्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति, पारिस्थितिक विघ्न, जनजीवन का ह्रास या स्वास्थ्य बिगड़ने का बड़े पैमाने पर कारण बने, वह आपदा कहलाती है। यानी कि कोई सी प्राकृतिक घटना जिसके टूट से या उसके नुकसान से पारिस्थितिक विघ्न आता है, यानी कि समाज के अंदर या पूरे समाज के अंदर जो अचानक से जो घटना घटती है और जिससे जनजीवन या मनुष्य जीवन प्रभावित होता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा का एक अर्थ और भी है कि मुसीबत। विश्व बैंक के अनुसार आपदाएं जो है अल्पावधि यानी कम समय के लिए एक असाधारण घटना है जो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त नहीं करती, बल्कि सामाजिक एवं जैविक विकास की दृष्टि से भी विनाशकारी होती है। यानी कि विश्व बैंक के अनुसार आपदाएं कुछ समय के लिए आती है, लेकिन वो जो घटना घटित होती है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल देती है, अस्त व्यस्त कर देती है, और उससे सामाजिक और जैविक विकास की दृष्टि से भी विनाश होता है। यानी कि इससे जनजीवन प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अथवा मानव जीवन जनित उन चरम घटनाओं को आपदा की संज्ञा दी जाती है जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तथा जैविक संगठकों की सहन शक्ति की पराकाष्ठा चरम सीमा हो जाती है। उनके द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समायोजन करना दुष्कर हो जाता है। धन व जन की अपार क्षति होती है। यानी कि इन आपदाओं से जन व धन की अपार नुकसान भी होता है। प्रलयंकारी स्थिति पैदा हो जाती है तथा ये चरम घटनाएं विश्व स्तर पर समाचार पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन इत्यादि विभिन्न समाचार माध्यमों की प्रमुख सुर्खियां बन जाती है। यानी कि वर्तमान समय में जो कोरोना की जो परिस्थितियां हैं, ये भी एक आपदा का ही कारण है। वास्तव में देखा जाए तो आपदाएं उपलब्ध संसाधनों का भारी विनाश करती है। यानी कि ये जो आपदाएं आती है, प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं उत्पन्न होती है, वो क्या करती है कि संसाधनों का, है ना, कि ये जो है संसाधनों का भारी विनाश करती है तथा भविष्य में होने वाले विकास का मार्ग भी अवरुद्ध कर देती है। यानी कि इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भविष्य में जो विकास के जो कार्य है उनको भी ये आपदाएं रोक देती है। यानी कि ये आपदाएं जो है जनजीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। आपदाओं के प्रमुख रूप, यानी कि ये आपदाएं प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं। आपदाओं के प्रमुख रूप में भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सामुद्रिक तूफान या ज्वार भाटा की तरंगे, भूस्खलन, ज्वालामुखी भूस्फोटन, प्रचंड आंधी या तूफान, अग्नि नगरीय वानस्पतिक, आयुध व बारूद भंडार कारखाने में लगी अग्नि, तूफान, सूखा या अकाल, महामारी, आणविक विस्फोट व संग्राम इत्यादि। यानी कि ये महामारी जो है ये किसमें, जैसे ये कोरोना जो है ये भी एक आपदा के अंतर्गत ही गिना जाता है। सबसे पहले आपदाओं के प्रकार। प्रकृति के जीवन आपदाओं के प्रकार। प्रकृति जीवन की आधारशिला है। यानी कि मनुष्य के जीवन जीने की जो मुख्य आधारशिला है वही प्रकृति है, और इस प्रकृति के माध्यम से ही, इस प्रकृति के अंतर्गत ही सारा जीवन प्रभावित होता है। प्रकृति के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। यानी कि मनुष्य बिना प्रकृति के अपने जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। प्रकृति की उदारता मानव जाति के लिए एक अनमोल उपहार है। प्रकृति जीवित रहने के लिए परम आवश्यक शाश्वत स्रोत है। यानी कि शाश्वत स्रोत का मतलब सत्य है कि प्रकृति के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। हर जीव को प्रकृति जल, वायु, भोजन तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है। यानी प्रत्येक जीव मात्र के लिए ये प्रकृति जो है आश्रय देने का कार्य करती है। प्रकृति के इन बहुमूल्य उपहारों के साथ हम युगों से प्रकृति की विनाश लीला, उस प्रलयंकारी
उस प्रलयंकारी प्रकोप भी देखते आ रहे हैं। यानी कि युगों युगों से हम प्रकृति के अंदर होने वाले बदलाव और उसके प्रकोपों को देखते आ रहे हैं। जल, थल और नभ में होने वाली आकस्मिक हलचल से उत्पन्न संकट प्रायः विनाशकारी होते हैं। अब इनमें से कुछ प्रमुख आपदाओं का वर्णन हम करते हैं। तो सबसे पहले है भूकंप, यानी कि भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप को महाप्रलयंकारी प्राकृतिक आपदाएं माना जाता है। यानी सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा जो है, प्रकृति की जो आपदा है वो क्या कहलाती है? भूकंप। जो आकस्मिक रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के तीव्र गति से घटित होता है, यानी कि इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। भूकंप का शाब्दिक आशय भूपपटि नामक भूमि की सतह में यकायक कंपन पैदा होने से है। भूकंप यानी कि भूकंप का अर्थ क्या है कि जमीन के अंदर अचानक जो कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहा जाता है। साधारणतः अधिकांश भूकंप पहले बहुत धीमे अथवा मामूली कंपन के रूप में प्रारंभ होते हैं तथा ये शीघ्र ही अत्यंत तीव्र हो जाते हैं, शीघ्र ही अत्यंत तीव्र रूप धारण कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी तीव्रता कम होती है और अंततः कंपन बंद हो जाता है। भूमि के भीतर उद्गम स्थान केंद्र बिंदु कहा जाता है। यानी कि जहाँ से भूकंप स्फुटित होता है, जहाँ से भूकंप उठता है, उसे क्या कहा जाए? उद्गम स्थान या केंद्र बिंदु कहा जाता है। केंद्र बिंदु के ठीक एकदम ऊपर पृथ्वी के धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भूकंप उठता है उस स्थान को क्या कहा? ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी कि अंदर से जो भूकंप जहाँ से उठता है उससे तो कहते हैं उद्गम स्थान, और ऊपर जो भाग जहाँ से हमें भूकंप की स्थिति दिखती है वो क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। भारत का लगभग 65% क्षेत्रफल मध्यम से तीव्र भूकंप प्रभाव संभावित क्षेत्र है। गत 50 वर्षों से प्राय देश के समुचित क्षेत्र में भूकंप दृष्टिगोचर हुए हैं, यानी कि दिखाई दिए हैं। फिर दूसरा है बाढ़। जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है। ये यानी कि जल जो है वो भी प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्राप्त एक उपहार है। प्रत्येक जीव जंतु एवं प्राणी के जीवन का आधार है। यानी कि जल के बिना कोई भी प्राणी या मनुष्य जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। अर्थात कोई भी जीव जंतु एवं प्राणी बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। यह बात निर्विवाद है, सत्य है। यानी कि बिना किसी विवाद के ये बात सत्य है कि प्राणी जगत के लिए जल ही जीवन है। किंतु दूसरी ओर यह भी आश्चर्यजनक सत्य है कि जब यही जल बाढ़ के रूप में होता है तो हजारों जीव जंतुओं, यानी कि दूसरी बात यह है कि ये हजारों जीव जंतुओं के प्राणों की बलि भी ले लेता है। यानी कि इस जल के अंदर जब प्रलय आता है तो यही जल क्या कर लेता है? जीव जंतु और प्राणियों को नष्ट कर देता है। अर्थात बाढ़ का जल जान व माल दोनों का भक्षक हो जाता है। जब जल अपने नियमित स्तर से ऊपर उठकर या अपने नियमित मार्ग से विचलित होकर निर्द्वंद स्थिति में अवांछित दिशाओं में बहता है तो ये क्या होता है? बाढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हजारों जीव जंतुओं के प्राणों की बलि ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो जान व माल दोनों के लिए काफी खतरनाक होती है। फिर तीसरा है भूस्खलन। भूस्खलन यानी कि जमीन के खिसकने को क्या कहा जाता है? भूस्खलन कहा जाता है। यानी कि जमीन खिसक जाती है तो इसे भूस्खलन कहा जाता है। यह विश्व में घटने वाली विशाल प्राकृतिक आपदाओं या विपत्तियों में से एक है। भूगतिशील क्षेत्रों की पट्टियां में ही अधिकतर भूस्खलन दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा भारी वर्षा के प्रभाव से बाढ़ आ जाने से पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूस्खलन हो जाता है। विशेष रूप से हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राय सर्वाधिक भूस्खलन सतत होते रहते हैं। इस आपदा से प्रभावित पूरे क्षेत्र में जान माल की भारी मात्रा में क्षति होती है। अर्थात पूरा एक क्षेत्र बुरी तरह से तबाह हो जाता है। साथ ही पूरे पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन के कारण यातायात एवं संचार व्यवस्था एकदम ठप
या अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि जैसे ही पृथ्वी यानी कि धरती जो है वो टूट जाती है, तो उसी से यातायात साधन, संचार व्यवस्था सारी क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। भूस्खलन में मलबा गिरने, मलबा खिसकने, मलबा बहने, चट्टानें लुढ़कने इत्यादि से ढलान एवं जमीन की सतह जो है वो क्या होती है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से प्रभावित क्षेत्रों में अनियंत्रित रूप से मृदा अपरदन होता रहता है। यानी कि मिट्टी का मृदा अपरदन का मतलब क्या है कि मिट्टी का कटाव होता रहता है। फिर होता है सूखा। चौथी आपदा है वो क्या आती है, सूखा। यानी कि सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रमुख कारण लंबे समय तक अनावृष्टि यानी कि वर्षा का न होना अथवा अनिश्चित वर्षा का होना प्राकृतिक कारण है। यानी कि किसी निश्चित समय पर वर्षा का नहीं होना और एक है बिल्कुल ही वर्षा का नहीं होना, तो उसे क्या कहते हैं, सूखा पड़ जाता है, जिससे न तो मानव के किसी प्रयास द्वारा बदला जा सकता है और उसे नियंत्रित ही किया जा सकता है। न तो उसे बदला जा सकता है, न उसे नियंत्रित किया जा सकता है। संक्षेप में समझा जाए तो किसी क्षेत्र में वर्षा न होने अथवा अति कम वर्षा होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न भोजन, जल, पशु चारे, वनस्पतियों एवं रोजगार में कमी वाली स्थिति या अभावग्रस्त स्थिति को ही क्या कहा जाता है, अभावग्रस्त स्थिति को ही सूखा कहा जाता है। प्रायः सूखा ही अकाल का कारण बनता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि इन्हीं प्रांतों में तो सूखे की समस्या प्रायः प्रतिवर्ष सामना करना पड़ता है। यानी कि इन क्षेत्रों में तो प्रायः सूखा पड़ता ही रहता है। तो सूखा का मतलब होता है कि न तो बारिश का होना और न बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पे क्या है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। तो ये तो हो गई तुम आपकी आपदाओं के बारे में। अब इसको कॉपी में तुम्हें करना है। धन्यवाद।